हेलो गाइस, मेरा नाम शिव है। आज हम ट्रूथ वीवर्स स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। स्टोरी का नाम ट्रूथ वीवर्स। इस स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि लवर्ता नाम के एक देश में मेजेस जादूगर के साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें दबाया जाता था। लियोन नाम का एक थर्ड रेट मेज गांव के इलाके में एक छोटा प्राइवेट स्कूल चलता था। एक दिन देश की सबसे बड़ी मेज संस्था आयरन फोर्ट्रेस उसके पास एक लड़के को भेजती है। उस लड़के का नाम जेक्स था। जब जेक्स छोटा था तब लवर्ता के नाइट्स ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था। इस दर्दनाक घटना की वजह से जेक्स के दिल में गहरा गुस्सा और नफरत थी। हालांकि जेक्स के पास बहुत ही असाधारण मैजिकल टैलेंट था, फिर भी वो मैजिक सीखने से मना कर देता था। लियोन हार नहीं मानता और धैर्य के साथ जेक्स को समझता, उसकी मदद करता और धीरे धीरे उसका मार्गदर्शन करता है। लियोन की मेहनत और गाइडेंस के कारण जेक्स का छुपा हुआ टैलेंट धीरे धीरे सामने आने लगता है और उसकी शक्तियां खिलने लगती है। आखिरकार जेक्स की जबरदस्त ताकत को पहचान लिया जाता है और यूज आयरन टावर में बुलाया जाता है, जो मेजेस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी। लेकिन वहां उसकी मुलाकात एक एरिस्टोक्रेटिक मेज एस्टर से होती है। यही मुलाकात जेक्स की किस्मत और पूरे लवर्ता किंगडम के भविष्य को हमेशा के लिए बादल देती है। तो दोस्तों, ये कहानी है जेक्स के संघर्ष, बदले, दोस्ती, मैजिक और अपनी किस्मत को बदलने के सफर की। अब देखना यह है कि जेक्स अपनी ताकत का इस्तेमाल किस लिए करता है और लवर्ता किंगडम का भविष्य क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टोरी के चैप्टर 1 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 1 क्रॉनिकल ऑफ ट्रूथ के साल 952 का क्रिम्सन ब्लॉसम सीजन का तीसरा महीना। ढलते हुए सूरज पहाड़ों के किनारे पर कुछ देर तक ठहरा हुआ सा लग रहा था, जैसे अंधेरे में गिरने से पहले आखिरी बार चमकने की कोशिश कर रहा हो। अपनी एक हाथ से आंखों को तेज रोशनी से बचते हुए लियोनस रास्ते पर चल रहा था, जहां पेड़ों की गहरी परछाइयां पड़ी हुई थी। दोपहर की घुटन भरी गर्मी अब कम हो चुकी थी और शाम ढलते ही एक ठंडी और सुहावनी हवा चलने लगी थी। दिन की गर्मी अपने चरम बिंदु को पार कर चुकी थी। कपूर के पेड़ों के झुंड के उस पार गांव वालों द्वारा बड़े प्यार और मेहनत से संभाले गए खेत दूर तक फैले हुए पट्टियों के बीच से कटाई के लिए तैयार सब्जियां झांक रही थी। और उससे भी आगे रात के खाने की तैयारी से उठता हुआ पतला धुआं आसमां की तरफ उठ रहा था। उसकी हल्की सी खुशबू जो शाम की नरम हवा के साथ बहकर आ रही थी, लियोन की भूख को और तेज कर रही थी। शायद भूख से ही किसी घर में पाले गए पशुओं में से कोई एक ढलते सूरज की तरफ देखकर उदासी भरी आवाज में रंबा उठा। ये सब नजरें लियोन के दिल में पुरानी यादों की एक हल्की सी कसक जागा रही थी, लेकिन उन्होंने उसके कदमों की रफ्तार नहीं बढ़ाई। 24 साल की उम्र में उसका कोई पार्टनर होना कोई अजीब बात नहीं होती, लेकिन उसके प्रोफेशन की वजह से ये काफी मुश्किल था। जब वो घर लौटता तो उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं होता था और सिर्फ अपने लिए खाना बनाना यूज बेकार की मेहनत लगता था। वो सोच रहा था कि भूख मिटाने के लिए कुछ भी पेट भर कर खा ले और जितनी जल्दी हो सके सो जाए। तभी उसकी नजर आगे एक छोटी सी शक्ल पर पड़ी। ढलते हुए सूरज की रोशनी उस आदमी के चेहरे पर साया डाल रही थी, इसलिए उसके चेहरे के नक्श साफ नजर नहीं आ रहे थे। फिर भी जिस तरह वो एक चट्टान पर बैठा हुआ आराम से अपनी पाइप फूंक रहा था, उससे पहचानना मुश्किल नहीं था कि वो कौन है। जैसे ही लियोन की नजर उस पर पड़ी, लगभग उसी पाल दूसरे आदमी ने भी लियोन को देख लिया। उसने अपने हाथ में पकड़ी छोटी सी पाइप को हल्का सा उठाकर इशारा किया। उसकी नजरें लियोन पर ही टिकी रही, उसने एक पाल के लिए भी अपनी आंखें नहीं हटाई। इसे साफ था कि वो लियोन का इंतजार कर रहा था।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं, दादाजी? क्या आखिरकार आपको घर से निकाल दिया गया है? लियोन ने मजाक भरे लहजे में पूछा। लियोन मजाक भरी बात करते हुए उसके पास पहुंचा तो ली गांव के बजरगन में से एक औरगा कुछ ऐसा बुदबुदाया जो किसी गाली जैसा लग रहा था। क्या मेजेस को जिंदा रहने के लिए पूरा दिन ताने मारने पड़ते हैं? शायद इसीलिए सब तुमसे नफरत करते हैं। बिल्कुल उल्टा है, लियोन ने कंधे उचकटे हुए जवाब दिया। लोग हमसे नफरत करते हैं, इसलिए हम ताने मारने लगते हैं। वैसे खाने का वक्त होने वाला है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कमर फिर से खराब हो गई है और आप चल नहीं पा रहे? लवर्ता के एक गांव में, जहां मेज का पेशा अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, लियोन खुद भी एक मेज था। हालांकि उसकी क्षमता तीसरे दर्जे से भी कम मानी जा सकती थी। फिर भी गांव वालों के साथ उसके इतने अच्छे संबंध होने की एक वजह बुड्ढे औरगा की कमर दर्द भी थी। लियोन उस उम्र में था जहां एक मेज के करियर का सबसे महत्वपूर्ण दौर शुरू होता है। उसके काम करने के जीवन का सुनहरा समय आने वाला था, लेकिन उसमें जरा भी महत्वाकांक्षा नजर नहीं आती थी। उसके चेहरे मोहरे में कोई कमी नहीं थी। अगर वो हल्का सा मुस्कुराता या कोई दिलकश एक्सप्रेशन देता तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा उदासी की एक परछाई सी छाई रहती थी। उसकी आंखें अक्सर ऐसे लगती थी जैसे वो अपने सामने किसी अंधेरी खाई को देख रहा हो, जिसे और कोई देख ही नहीं सकता। उसके गहरे लाल बाल, जो पहाड़ों के दामन में तेज धूप से झूल गए थे और ठंडी हवाओं से फीक पैट चुके थे, बिना संभाले ही पीठ तक बढ़ गए थे। उन उलझे हुए बालों और घिसे पाट कपड़ों के साथ वो अपनी असली उम्र से कहीं ज्यादा ताक हुआ और बोझिल इंसान लगता था। लेकिन लील गांव में किसी ने भी लियोन की इस जवानी जैसी ना लगने वाली हालत पर कभी ध्यान नहीं दिया। लियोन खुद भी इस बात को लेकर कुछ नहीं सोचता था, बल्कि वो गांव वालों का शुक्रगुजार था कि उन्होंने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। इसी वजह से बुड्ढे औरगा के लिए अफसोस महसूस करने के बावजूद लियोन को कहीं ना कहीं ये अच्छा लगता था कि औरगा को कमर की तकलीफ थी। मेजेस में बहुत ही कम पाई जाने वाली हीलिंग की प्रतिभा लियोन के पास थी। इसीलिए इस दूर दराज के गांव में, जहां कोई ठीक ठाक डॉक्टर या वैद्य नहीं था, वो एक हीलर जैसा काम भी करता था। ये सब तब शुरू हुआ था जब बुड्ढे औरगा शिकार के लिए पहाड़ पर गए हुए थे और उनका पुराना कमर दर्द अचानक बहुत बढ़ गया था। दर्द इतना ज्यादा था कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। उस वक्त लियोन ने उनका दर्द कम किया और उन्हें उठाकर घर तक पहुंचाया। उस एक घटना के लिए औरगा ने लियोन का एहसान दिल से माना। तब से वो लियोन को पसंद करने लगे और उसके प्रति एक खास लगाव रखने लगे। जिद्दी होने के साथ साथ ईमानदार और हिम्मती औरगा गांव के लिए किसी सलाहकार से कम नहीं थे। उनकी बात गांव वाले बहुत मानते थे। इसी वजह से जब औरगा लियोन के साथ बराबरी का व्यवहार करते थे तो गांव वालों को भी लगता था कि सिर्फ इसलिए उससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक मेज है। हाँ, ये सब तब तक ही था जब तक गांव में सब कुछ शांत और सामान्य रहता था और कोई बड़ी समस्या खादी नहीं होती थी। नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी कमर अब बिल्कुल ठीक महसूस हो रही है। लेकिन हाँ मिस्टर मेज, तुमसे मिलने कोई आया है। कोई आया है? गैटो। ये अनपेक्षित बात सुनकर लियोन की हमेशा थाकी सी लगने वाली आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। गैटो हाय एकमात्र ऐसा इंसान था जिसका नाम उसके दिमाग में आया जो उससे मिलने आ सकता था। लेकिन पिछली बार जब गैटो यहाँ आया था, उसने लियोन को बताया था कि उसे जल्द ही बहुत दूर एक मिशन पार जाना है। इसलिए नाम तो उसी का जुबान पर आया, लेकिन लियोन को नहीं लग रहा था कि वो ही होगा। तो फिर और कौन हो सकता है?
वो सस्त और बेफिक्र सा नाइट तो बस पिछले हफ्ते हाई यहाँ आया था। इस बार कोई और है, एक ज्यादा जाना पहचाना चेहरा। जाना पहचाना? लियोन ने हैरानी से पूछा। मैं बुढ़ा हो गया हूं। मुझे तुरंत याद ही नहीं आया। ये सुनकर लियोन और भी ज्यादा उलझन में पैट गया। बुद्धे ओर्गा अचानक खड़े हुए और उसकी तरफ बढ़े। बस घर जाओ। मैं तुम्हें ना बताता तो तुम्हारी आदत के मुताबिक पता नहीं कितनी देर तक यूं ही इधर उधर भटकते रहते। ये कहकर उन्होंने ऐसे पलटकर कदम बढ़ा दिए जैसे उनका काम खत्म हो चुका हो। कंधों को मलते हुए वो उस घर की तरफ चल दिए जहां चूल्हे का धुआं उठ रहा था। ओर्गा के रवैये से लियोन इतना समझ गया कि कम से कम मेहमान कोई अनजान या बिना बुलाया हुआ शख्स नहीं था। अगर ऐसा था तो फिर वकाई उसे जल्दी घर पहुंचना चाहिए था, जैसे बुद्धे ने कहा था। ये सोचकर लियोन ने दिल ही दिल में एक बार फिर ओर्गा की कमर दर्द का शुक्रिया अदा किया। आखिर उसी की वजह से उन दोनों के बीच ये रिश्ता बना था। फिर उसने अपने कदम तेज कर दिए और गांव के किनारे पार बेन अपने घर की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। गांव के घनी आबादी वाले इलाके को पीछे छोड़कर लियोन और उत्तर की तरफ बढ़ा। वहां से एक संकरी सी पगडंडी जंगल के अंदर जाती थी, जो देखने में किसी जंगली जानवर के रास्ते जैसी लगती थी। कुछ देर चलने के बाद एक पुरानी और जर्जर सी झोपड़ी नजर आई। पेड़ों के बीच आधी छुपी हुई वो झोपड़ी रात के उतरते अंधेरे में धीरे धीरे समाती जा रही थी। और उस अंधेरे में सच में दरवाजे के सामने एक शख्स खड़ा था। दूरी की वजह से सिर्फ उसके जिस्म का धुंधला सा आकार ही दिख रहा था, लेकिन लगता था कि वो एक जावा आदमी है। वो दुबला पतला नहीं था, पर उसकी देह ढांचा गैटो जैसे नाइट की तरह मजबूत और भारी भरकम भी नहीं थी। बुद्धे ओर्गा की बातों से लियोन को अंदाजा हो गया था कि मेहमान का इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं लगता। फिर भी सावधानी कभी ज्यादा नहीं होती। उसने धीरे से अपनी कमर पर लटकी खंजर की मूठ पार हाथ रखा और सांस रोककर चुपचाप उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। शायद उस आदमी ने उसकी मौजूदगी महसूस कर ली थी, क्योंकि वो अचानक मुड़ गया। अंधेरा इतना गहरा था कि उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर लियोन का पूरा शेरा अनजाने में टैन गया। तभी मास्टर, उस आदमी ने अपनी खुशी छुपाए बिना पुकारा। उसकी आवाज में इतनी खुशी और उत्साह था कि जैसे वो काफी समय से इसी पाल का इंतजार कर रहा हो। उस अनपेक्षित पुकार और उस मासूम लहजे को सुनकर लियोन तुरंत चौंक गया। वो जावा आदमी एकदम से उसकी तरफ दौड़ पड़ा, बिल्कुल किसी खुश पपी की तरह। जैसे जैसे वो करीब आया, लियोन को नजर आया कि वो उससे लगभग आधा सर लंबा था। दूर से जितना दुबला या साधारण लग रहा था, असल में उसका चेहरा उससे काफी ज्यादा तंदुरुस्त और मजबूत था। साफ था कि सामने वाला उसे जानता था, लेकिन जब लियोन ने उसके दोस्ताना अंदाज में पास आते चेहरे को गौर से देखा, तब भी वो पहचान नहीं पाया कि ये कौन है। काफी वक्त हो गया, मास्टर। करीब आकर उस जावा ने गहरा झुककर सलाम किया और फिर मुस्कुराया। उसके घुंघराले काले बाल हल्की हवा में धीरे से हिल गए। जैसे ही वो मुस्कुराया, उसकी पूरी शख्सियत का एहसास बदल गया। एक पाल में वो काफी बचकाना और मासूम सा लगने लगा। और उस जावा चेहरे को देखते हाय लियोन के दिमाग में एक पुरानी याद चमक उठी। क्या तुम दरिएश हो? लियोन ने हैरानी से पूछा। लियोन की यादों में जो लड़का था, वो इतना लंबा नहीं था। उसके चेहरे के नक्श इतने नाजुक और कोमल थे कि उसे आसानी से किसी लड़की समझा जा सकता था। अब उसके सामने खड़ा चेहरा अब भी नर्म और शांत था, लेकिन उसमें एक जावा मर्द की मजबूती और परिपक्वता आ चुकी थी। फिर भी उसके बचपन की कुछ झलकियां अब भी बाकी थी। जी मास्टर, काफी वक्त हो गया।
जावा ने दृढ़ता से सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। ये देखकर लियोन के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। सच में बहुत लंबा वक्त हो गया। खुशी से उसने अपने पुराने शिष्य के कंधे पर जोर से हाथ मारा। हाँ, बुद्धे ओर्गा बिल्कुल सही कह रहे थे। ये वकाई एक जाना पहचाना चेहरा था। बस वो इतना बादल गया था कि लियोन यूज पहली नजर में पहचान ही नहीं पाया। लियोन ने दरियेश को अंदर आने का इशारा किया, दरवाजा खोला और घर के अंदर चला गया। अंधेरे में हाथ फर्ट ह्यू उसने एक लैंप ढूंढा और जल्दी से उसे जला दिया। रोशनी फेट हाई अस जावा की शक्ल और साफ नजर आने लगी। उसके काले हल्के घुंघराले बाल और शांत भूरी हरी हजेल आंखें बिल्कुल वैसे हायद जैसे लियोन को याद थे। लेकिन उसमें कई बड़े बदलाव भी आ गए थे। उसका शेर काफी मजबूत और बड़ा हो गया था, और उसका चेहरा, जो पहले की तरह कोमल था, अब मर्दाना हो चुका था। साथ ही उसमें एक छुपी हुई तीखापन और आत्मविश्वास भी नजर आता था। तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। सोचो टू कितने साल हो गए। मेरा ख्याल है आयरन फोर्ट्रेस ज्वाइन करने से पहले जब मैं आपसे मिलने आया था, उस बात को पूरे 2 साल हो गए हैं। इतना ज्यादा? लियोन ने हैरानी से कहा। तो फिर तुम्हें यहां से गए हुए लगभग 4 साल हो गए होंगे। लियोन को याद आया कि 2 साल पहले जब दरियेश उससे मिलने आया था, तब भी उसने सोचा था कि वो कितना बड़ा हो गया है। लेकिन अब सिर्फ 2 और सालों में उसका चेहरा इतना परिपक्व और मर्दाना हो गया था कि लियोन वक्त की तेज रफ्तार और बच्चों की जल्दी बढ़ने की बात पर हैरान रह गया। जब वो इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था, तब दरियेश ने थोड़ा झिझकते हुए माफी मांगी। मैंने इतने लंबे समय तक आपसे कोई संपर्क नहीं रखा। उसका शेरटू बहुत बादल गया था, लेकिन उसकी गंभीर और ईमानदार फितरत बिल्कुल नहीं बदली थी। ये देखकर लियोन को सुकून मिला। वो हल्का सा हंस पड़ा, इस बात से खुश होकर कि इतना बड़ा हो जाने के बाद भी दरियेश की ये आदत वही की वही थी। कोई बात नहीं। आयरन फोर्ट्रेस में तुम काफी व्यस्त रहते हो। मैंने सुना है वहां की ड्यूटी और पढ़ाई दोनों ही बहुत कठिन होती है। दरियेश ने ना हाँ में जवाब दिया और ना ही ना में। बस एक हल्की सी अस्पष्ट मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। दरियेश लियोन के सभी शिष्यों में सबसे सफल अप्रेंटिस था। जन्म से ही उसके अंदर काफी संभावनाएं थी, लेकिन मैजिक बान की मैनिपुलेशन टेक्निक को सीखने में उसे बहुत मुश्किल होती थी। इसी वजह से कई मेजेस ने उसे बिना प्रतिभा वाला समझकर एक दूसरे के पास भेज दिया था। जब आखिरकार दरियेश लियोन के पास आया, तब वो सिर्फ 12 साल का था। और उस वक्त लियोन खुद भी आज के दरियेश से छोटा था। वो अभी अभी मेंटोर के रूप में अपनी शुरुआत कर रहा था। यूज खुद ठीक से कुछ समझ नहीं आता था, जैसे दाएं और बाएं का फर्क भी मुश्किल से पता हो। फिर भी उसने पूरी जान लगाकर दरियेश को सिखाया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो दारा सहमा और शर्मिला सा लड़का एक दिन इतना प्रतिष्ठित और काबिल मेज बन जाएगा। लियोन की थोड़ी अलग और पारंपरिक तरीकों से हटकर सिखाने की वजह से दरियेश आखिरकार मैजिक मैनिपुलेशन की कला में माहिर हो गया और उसने अपनी छुपी हुई क्षमताओं को पूरी तरह विकसित कर लिया। 15 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उससे शहर के मेज गिल्ड में जगह मिल गई। गिल्ड ज्वाइन करते ही वो लियोन के पास से चला गया, लेकिन उसके बाद भी उसकी तरक्की रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी क्षमताएं बहुत तेजी से बढ़ती गई। और फिर सिर्फ 2 साल बाद यूज आयरन फोर्ट्रेस के लिए सिफारिश मिल गई, वो जगह जहां लवर्ता के सबसे प्रतिभाशाली और श्रेष्ठ मेजेस इकट्ठा होते थे। आयरन फोर्ट्रेस एक ऐसी संस्था थी जो सीधे राज परिवार के नियंत्रण में चलती थी। ये एक तरफ मैजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट था और दूसरी तरफ मेजेस का एक संगठन भी।
वहां के मेजेस अपना अधिकांश समय मैजिक पार रिसर्च करने में बिताते थे। जब कोई आपातकाल या युद्ध की स्थिति आती तो वे नाइट्स के साथ युद्ध भूमि पर जाते। यहाँ तक कि शांति के समय भी कभी कभी उन्हें कानून व्यवस्था और जैन सुरक्षा बनाए रखने के लिए भेजा जाता था। ऐसी संस्था की प्रकृति को देखते हुए लियोन ने दरियेश से उसके काम के बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं की। उसने मान लिया था कि दरियेश आम लोगों को ज्यादा जानकारी दे भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी एक सवाल उसके दिमाग में उठ रहा था। दरियेश यहाँ आया ही क्यों था? एक बार आयरन फोर्ट्रेस में शामिल हो जाने के बाद किसी व्यक्ति के लिए सिर्फ अपने निजी कारणों से राजधानी छोड़कर इतनी दूर आना आसान नहीं होना चाहिए था, और न ही उनके पास इतना खाली समय होता था। इसीलिए दरियेश का अचानक यहाँ आना लियोन को काफी अजीब और रहस्यमय लग रहा था। गोल मेज के दूसरी तरफ बैठकर जब लियोन ने दरियेश को दोबारा गौर से देखा तो उसने महसूस किया कि मिलने की खुशी से भरी वो साफ और निश्चल मुस्कान अब उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब एक हल्की सी तनाव की परछाई आ गई थी। लगता नहीं कि तुम सिर्फ एक पुराने चेहरे से मिलने के लिए यहाँ आए हो। हाँ? दरियेश ने धीरे से सर हिलाकर इस बात की पुष्टि की। उसका जवाब सुनकर लियोन चुप हो गया। एक तरफ उसे आगे की बात सुनने का डर था और दूसरी तरफ सच जानने की बेचैनी भी। दरियेश ने अपनी नजरें अपने पुराने गुरु से हटा ली और कमरे में इधर-उधर देखने लगा। कमरा बड़ा नहीं था, तंग और काफी पुराना था, लेकिन दरियेश के लिए ये कभी उसकी सीखने की जगह हुआ करती थी। ये छोटी सी झोपड़ी असल में पहले एक भंडार घर स्टोर रूम हुआ करती थी। दरवाजा खुलते ही एक छोटा सा बैठकनूम कमरा था, जिसमें एक नन्हा सा फायरप्लेस, एक गोल मेज, खाने पीने की चीजों और रोजमर्रा के सामान से भरी एक शेल्फ और फायरप्लेस के पास लापरवाही से रखा हुआ एक छोटा बर्तन था। दिन के समय एक खिड़की की वजह से कमरे में काफी रोशनी आ जाती थी, लेकिन झोपड़ी का पिछला हिस्सा और भी छोटा और अंधेरा था। वहां सिर्फ दो छोटे कमरे थे, एक जो लाइब्रेरी का काम करता था और दूसरा बेडरूम जिसमें मुश्किल से एक बिस्तर समा पाता था। कमरे को देखते हुए दरियेश ने अचानक पूछा, मास्टर, आपका मौजूदा अप्रेंटिस कहाँ है? जब अप्रेंटिसेस यहाँ आते थे तो यही बैठक पढ़ाई के लिए क्लासरूम बन जाती थी, लेकिन इस वक्त ना तो बच्चों के पढ़ने लिखने का कोई सामान था और ना ही कोई किताबें। कमरे में सिर्फ लियोन की अपनी चीजें इधर-उधर बिखरी पड़ी थी। दरियेश ने शायद तुरंत समझ लिया था कि ये कमरा काफी समय से किसी मेहमान या शिष्य का स्वागत करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ था। एक ने कुछ महीने पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अब सिर्फ एक हाई अप्रेंटिस बचा है। क्या वो यहाँ आता है? नहीं, मैं उसके पास जाता हूँ। आप उसके पास जाते हैं? वो एक नोबल फैमिली से है। वैसे भी ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। ये सुनकर दरियेश फिर से चुप हो गया। उसके चेहरे पर गहरी सोच विचार का भाव था। अपने पुराने शिष्य को देखते ही लियोन अंदाजा लगाने लगा। क्या दरियेश उसे कहीं भर्ती करने आया है? आखिर उसने अप्रेंटिसेस के बारे में इतनी चिंता क्यों दिखाई? लेकिन ये बात कुछ खास समझ में नहीं आ रही थी। आयरन फोर्ट्रेस जैसे संस्थान में प्रतिभा की कमी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, और अगर किसी वजह से कमी होती भी तो वे किसी आम से प्राइवेट स्कूल में आकार लोगों की तलाश नहीं करते। तो फिर वजह क्या थी? क्या वो किसी और तरह के व्यक्ति की तलाश में थे? वो दरियेश ने झिझकते हुए बात शुरू की। क्या बात है? लियोन ने पूछा। दरियेश ने कुछ पाल के लिए नजरें झुका ली। मुझे पता है कि 2 साल तक आपसे कोई संपर्क ना रखने के बाद अचानक यहाँ आकर ऐसी बात कहना बहुत बदतमीजी और बेशर्मी जैसा लगेगा।
उसकी आवाज में संकोच और बोझ साफ महसूस हो रहा था, जैसे वो जो कहने वाला था वो आसान बात ना हो। दरिएश के चेहरे पर तनाव और चिंता साफ नजर आ रही थी। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी परेशानी में हो। आह! लियोन ने हल्की सी आवाज निकाली। क्या आप एक अप्रेंटिस को अपने पास रख सकते हैं? क्या? ये अनपेक्षित गुजारिश सुनकर लियोन की भाई सिकुड़ गई। मैं चाहता हूं कि आप एक लिव इन अप्रेंटिस को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। लिव इन अप्रेंटिस यानी ऐसा शिष्य जो यही रहकर सीखे। लियोन ने खुद भी इसी तरह मैजिक सीखा था, लेकिन क्योंकि कोई भी इतनी दूर सिर्फ एक तीसरे दर्जे के मेज के नीचे सीखने के लिए नहीं आता था, इसलिए अब तक उसने सिर्फ ऐसे अप्रेंटिसेस लिए थे जो रोज आते जाते थे। और हाँ, लियोन खुद को अच्छी तरह जानता था। वो एक थर्ड रेट मेज था। आयरन फोर्ट्रेस जैसे स्थान में, जहां देश के सर्वश्रेष्ठ मेजेस इकट्ठा होते थे, उनके लिए किसी काबिल गुरु को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए था। क्या मैं इसके पीछे की वजह जान सकता हूं? लियोन ने सावधानी से पूछा। यूज डर था कि अगर पहले पूरी बात सुन ली तो शायद बाद में मना करना मुश्किल हो जाए। लेकिन साथ ही वो अपने पुराने शिष्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था, जो इतना परेशान दिख रहा था। दरिएश, जो जवाब का इंतजार करते हुए अपना होंठ दबाए बैठा था, धीरे से बोलना शुरू किया। मेज पर रखे उसके दोनों हाथ इतनी जोर से बंधे ह्यूद की उंगलियों के जोड़ सेफ्ट पैड गए थे। नियर आयरन फोर्ट्रेस ज्वाइन करने के कुछ महीने बाद सेल्डिया से एक लड़के को वहां लाया गया था। सेल्डिया? लियोन के मुंह से अनजाने में निकल गया। सेल्डिया के लोग घुमंतु जाति के थे, जो एक जगह बस कर रहना पसंद नहीं करते थे। राष्ट्रीय सीमाओं की परवाह न करने की उनकी आदत की वजह से लवरता के साथ उनके विवाद अक्सर होते रहते थे, और उनका जीवन जीने का तरीका और संस्कृति भी लवरता के लोगों से काफी अलग थी। इसी वजह से लवरता के अंदर कई लोग उन्हें तुच्छ नजर से देखते थे और उनके प्रति तिरस्कार रखते थे। उस वक्त वो सिर्फ 10 साल का था, लेकिन कहा जाता था कि उसके पास असाधारण प्रतिभा है। लोग यूज एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का मेज मानते थे। इसी वजह से हमने उसे अनाथालय से निकालकर आयरन फोर्ट्रेस में लाने का फैसला किया। ये बात काफी असामान्य थी। आमतौर पर आयरन फोर्ट्रेस का काम मेजेस को शिक्षा देना नहीं था। उनका मुख्य ध्यान रिसर्च और युद्ध पर केंद्रित रहता था। ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली बात है, लियोन ने धीरे से कहा। इसका मतलब था कि उस लड़के ने किसी न किसी रूप में इतनी अद्भुत प्रतिभा दिखाई थी कि आयरन फोर्ट्रेस जैसे संस्थान का ध्यान उस पर गया। हाँ, लेकिन दरिएश का चेहरा और भी गंभीर हो गया। चाहे आयरन फोर्ट्रेस के मेजेस यूज कितना भी मैजिक सिखाने की कोशिश करें, वो सुनने से इनकार कर देता है। वो ठीक से बात भी नहीं करता और ना ही किसी की आंखों में देखता है। वो उन सबको पूरी तरह ठुकरा देता है। दरिएश ने एक पाल रुककर सांस ली। और जब भी हम उसे जबरदस्ती सिखाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी शक्ति को नियंत्रण से बाहर जाने देता है। हम उसे बार बार समझते हैं कि अपनी पावर को बेकाबू छोड़ देना कितना खतरनाक है, लेकिन फिर भी उसमें सीखने की कोई इच्छा नहीं दिखती। चाहे हम उसे समझाएं या मजबूर करें, नतीजा हमेशा एक ही होता है। मतलब वो बार बार मना करता है और फिर उसकी शक्ति बेकाबू हो जाती है। लियोन ने भाई चढ़ते हुए पूछा। सच कहूं तो ये खुद एक चमत्कार है कि अब तक कोई मारा नहीं है। दरिएश के शब्दों में थकान और बेबसी साफ महसूस हो रही थी। लियोन कुछ पाल के लिए चुप हो गया। आखिर उस लड़के में कितनी भयंकर संभावनाएं होंगी।
लवर्ता के सर्वश्रेष्ठ मेजेस तक अगर हार मान चुके थे तो उस बच्चे की शक्ति का स्टार सोचकर ही डर लगता था। ये सच में दाराडीन वाली बात थी। यूज हमारे पास लाए हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। अब वो 12 साल का हो गया है। बेसिक चीज़ें सीखने की जो सही उम्र होती है वो कब की निकल चुकी है। शायद उसके पास पूरे लवर्ता की सबसे शक्तिशाली मैजिक पावर हो, लेकिन ना वो उससे कंट्रोल कर सकता है और ना ही सीखने की कोई इच्छा रखता है। ये बहुत खतरनाक है। दरिएश की बात सुनकर लियोन को अनजाने में अपना अतीत याद आ गया। उसके सामने बैठा यही जावा कभी खुद भी उस मॉड पार खड़ा था जहां लॉग यूज बेसिक चीज़ें सीखने के लिए बहुत बड़ा हो गया है, कहकर छोड़ दीन वेल्द। अगर उस उम्र तक वो सीख नहीं पाता तो यूज भी बेकार और निरार्थक मान लिया जाता। आयरन फोर्ट्रेस ने आखिरकार ये निष्कर्ष निकला है कि वो कभी मैजिक का इस्तेमाल करना नहीं सीख पाएगा। दरिएश की आवाज और भारी हो गई। लेकिन अपनी मौजूदा हालत में वो एक ऐसे बारूद के ध्येय की तरह है जो किसी भी पाल फट सकता है। और ऐसा बारूद का ध्येय देश के लिए खतरा है। इसलिए वो एक पाल के लिए रुक गया। उन्होंने फैसला किया है कि यूज डिस्पोज कर दिया जाए। दरिएश ने डिस्पोज शब्द को दबा हुआ और भारी लहजे में कहा। लियोन तुरंत समझ गया कि इसका मतलब सिर्फ उसे निकाल देना या कहीं और भेज देना नहीं था। ये बिल्कुल उसी तरह था जैसे किसी बेकार औजार को फेंक दिया जाता है। कुछ पालन के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन लियोन क्या कह सकता था? क्या वो आयरन फोर्ट्रेस को निर्दयी कहकर डॉश दे सकता था? क्या एक ऐसा थर्ड रेट मेज जो खुद कभी आयरन फोर्ट्रेस में जगह नहीं बना पाया, उनके फेसलॉन पर सवाल उठाने का हक रखता था? और अगर वो लड़का सरकारी निगरानी से बाहर जाकर बेकाबू हो जाता और आम लोगों को नुकसान पहुंचता, तो लियोन जैसे इंसान के पास उसे रोकने की क्या ताकत थी? ये फैसला कुछ हद तक समझ में आता है, इसे टाला नहीं जा सकता। दरिएश ने धीरे से कहा। फिर उसने नजरें झुका ली। लेकिन उसकी उंगलियां मेज पर और कास गई। मैं सोचने लगा कि क्या वाकई सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। लियोन ने धीरे से सर हिला दिया। दरिएश की ईमानदार और दयालु फिटरैट को देखते हुए उसका ऐसा सोचना बिल्कुल स्वाभाविक था। जब मैं 12 साल का था तब मेरे आसपास के लगभग सभी लोगों ने मुझसे उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लगता था कि मैं कभी मेज नहीं बन सकता। दरिएश की आवाज में पुरानी यादों का बोझ था। कई टीचर्स ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन आप अलग थे। आज मैं एक मेज हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। लियोन ने हल्का सा सर हिलाया। वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मेरी सिखाने की पद्धति तुम्हारे लिए ठीक साबित हुई और तुम्हारे अंदर खुद को बेहतर बनाने की इच्छा थी। उसने शांत लहजे में कहा। ये हर किसी के साथ काम नहीं करता। शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी मेंटरशिप की वजह से सफल नहीं हो पाए। फिर भी दरिएश थोड़ा आगे झुक गया। एक संभावना तो अब भी है ना? उसकी आंखों में विनम्रता के साथ साथ मजबूत विश्वास भी था। यूज देखकर लियोन ने एक लंबी सांस छोड़ दी। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि दरिएश उससे क्या मांगने आया है। सच कहे तो उसका मन कर रहा था कि वो इस जिम्मेदारी से भाग जाए। इस देश के सबसे महान मेजेस भी उससे नहीं सिखा पाए। दरिएश धीरे धीरे बोलता रहा। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आखिरी बची हुई संभावना पर दांव लगाया जाए। फिर वो चुप हो गया। वैसे भी उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन लियोन समझ गया था कि आगे क्या शब्द आने वेल्द। वैसे भी अगर ये कोशिश नाकाम रही तो उस लड़के को मार दिया जाएगा।
दरियेश ने ये शब्द जुबान पर नहीं लाए, और शायद इसी वजह से वो और भी ज्यादा भारी लग रहे थे। ये शब्द किसी घातक हथियार से कम नहीं थे। अगर उन्हें सीधा उसके सामने रख दिया जाता तो क्या वो सच में मना कर पाता? लियोन ने गहरी सांस ली। खिड़की के कोने से नजर आ रहे चांद की तरफ उसने कुछ पाल देखा। फिर उसने अपनी नजर वापस दरियेश पर डाली और धीरे से कमजोर सी मुस्कान के साथ सर हिलाकर हाँ कर दी। तो दोस्तों, यही खत्म होता है ट्रूथ वीवर्स का चैप्टर 1। आगे क्या लियोनस लड़के को बचा पाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं चैप्टर 2 में।